हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ऐसा क्लास लेके आऊंगा जिसमें जो बच्चे इस टाइम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनका मैं एक प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन का मैं क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। नॉर्मल हम थ्योरी यहाँ पे डील करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थ्योरी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। उन थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे, देखेंगे। और जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसको देखेंगे। और साथ में जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, कुछ आपके बोर्ड के एग्जाम और जो कॉम्पिटेटिव है, जैसे नीट के एग्जाम में जो आया हुआ है, पहले सीपीएमटी होता था उसके एग्जाम में जो आता था, और जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल लेवल पर सॉल्व करेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, जैसे आप आने वाले टाइम में सीयूईटी के एग्जाम में आप पढ़ना चाहेंगे, या किसी भी स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए ये बहुत सहायक होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डेली हम लोग डेली एक प्रैक्टिस क्लास किया करेंगे। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, केवल 30 से 35 मिनट का होगा। और हम लोग यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक चीज और बता दो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी मीडियम को लूंगा, जैसे कि कहते हैं आपके हिंदी में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज देखें, क्योंकि आगे चल के आपका जो फ्यूचर है वो इंग्लिश मीडियम से ही है। क्योंकि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो तैयारी आप करोगे, वो आपको इसी के कहते हैं मीडियम में आपको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम इसे कहेंगे प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। अब बच्चों, हम लोग प्रतिरोध के संयोजन की बात करें उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बच्चा, जो प्रतिरोध होता है वो कुछ नहीं, वो धारा के ये किसी भी चालक पदार्थ का एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं किसी किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। रुकावट को हम लोग अवरोध भी कहते हैं बच्चा। अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। अब ये जो बच्चा रेजिस्टेंस है, हम अगर उसको देखें तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, और हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। जैसा कि आपने पढ़ा है कि आर बराबर होता है बी बाई आई होता है। रेजिस्टेंस बराबर आपका होता है विभवांतर बटे धारा। ठीक है ना। अगर हम इसका यहाँ से मात्रक ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वोल्ट होगा, और यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और इसका सिंबल क्या है, ये। ठीक है ना। बी क्या है, विभवांतर, आई क्या है, करंट है, धारा, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पे दो तरीके से देखेंगे। पहला जो हमारा तरीका होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को किस क्रम में देखेंगे, श्रेणी क्रम में देखेंगे। और दूसरा जो संयोजन होता है बच्चा, ये होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे हम लोग बच्चा कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसे हम लोग कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन बच्चा हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे प्रतिरोध का किया जाता है। तो बच्चा अगर हम प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समान श्रेणी क्रम। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, इनको हमने श्रेणी क्रम में R1 R2 R3। यहां से देखिए अगर ये हमारे क्या है रेजिस्टेंस है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये R2 प्रतिरोध के स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका है क्या है एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। अगर हम सभी प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला प्रतिरोध है उसके अंत से दूसरे का क्या करेंगे प्रारंभ जोड़ेंगे। ये देखिए ये इसका क्या है दूसरा अंतिम पॉइंट है और ये क्या है इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु और ये इसका प्रारंभिक बिंदु, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, जब श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहले के अंत से दूसरे का क्या करेंगे प्रारंभ। ठीक है ना, ऐसे इसके अंत से इसके क्या करेंगे प्रारंभ जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो क्रम होता है ये हमारा क्या कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए दोस्तों जोड़ते हैं, ये हमारा R1, ये R2, ये R3। इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। ये क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये बैटरी अगर लगा है तो यहाँ से मान लीजिए इसका विभव क्या है V, तो यहाँ से क्या जाएगी करंट। अब करंट जाएगी तो यहाँ से होते हुए अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो इसमें हर जगह करंट क्या होगा सेम, तो यहाँ से धारा आपकी आई जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है, धारा समान रहती है। चाहे जितने आप प्रतिरोध लगा लीजिए, सभी के सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, जो करंट का मान होगा बच्चा वो क्या होगा समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा वो क्या होगा, सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो सबका अलग अलग होता है। ये R1 है तो इसका V1, ये R2 तो इसका V2, ये R3 है तो इसका V3। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर बच्चा होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हम देखें कि हमारा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो बच्चा श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा पहला प्रतिरोध है उसके क्या कहते हैं, उसके अंतिम बिंदु से हम लोग क्या कहते हैं दूसरे का क्या जोड़ देते हैं, पहला बिंदु जोड़ देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, प्रत्येक प्रतिरोधों में जो धारा होती है वो क्या होती है समान। इसका मतलब कि इसमें I धारा गया तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी धारा आई जाएगा और इसमें भी धारा का मान क्या रहेगा आई रहेगा। लेकिन इन प्रतिरोधों के जो सिरा है, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये बच्चा क्या है, ये हमारा क्या कहते हैं प्रतिरोध। अगर हम यहाँ से कुल विभवांतर को देखें तो हम लिख सके कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया प्रतिरोधों का संयोजन। अब एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो धारा जो विभवांतर है वो हमेशा क्या कहते हैं प्रतिरोध की क्या होता है, इनके सिरों का जो विभवांतर होता है वो प्रतिरोध क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होने का बच्चा मतलब क्या है कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका विभवांतर भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है ना, जिसका प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा होगा उसका विभवांतर भी क्या होगा ज्यादा। तो मान लेते हैं अगर R1 और R3 में
R1 R2 R3 में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है? R2 का। तो इसका भी क्या होगा? विभवांतर भी ज्यादा होगा, अर्थात V2 का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था? ये दूसरा पॉइंट था। अगले पॉइंट में देखते हैं कि अगर हमें इसका इक्विवेलेंट, अगर इसका हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तो आप जानते हो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जो इसका होगा आर ई मान लेते हैं, तो क्या होगा? वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया? R3 क्या हो गया? इसका तुल्य प्रतिरोध। अगर यहाँ श्रेणी क्रम में 4 जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देंगे। इसका मतलब कि जितने प्रतिरोध यहाँ पर जुड़े होंगे उतना हम क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ देंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा श्रेणी कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको दूं कि यहाँ पर एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध, ये इसका मान 2 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम। हमने कहा बताइए ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना होगा? तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3, 2 1 3 3 3 6 ओम। इसका मतलब कि यहाँ का जो नेट इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चा? 6 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताया करिए। तो ये यहाँ से अब अगर हम देखते हैं कि अगर जैसे मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मैं यहाँ पे कह दूं इससे रिलेटेड, जैसे बच्चा अगर मैं कह दूं कि R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन से प्राप्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सदैव सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होता है, इसका मतलब बच्चा क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पर 2 ओम, 1 ओम और ये 3 ओम का प्रतिरोध ले लिया। ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम का प्रतिरोध ले लिया। अगर ये इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं आर ई, तो क्या होगा? 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 ओम। कितना हो जाएगा बच्चा? 6 ओम हो जाएगा। अगर ये 6 ओम है, ये हमारा क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ देखेंगे ये R1, ये R2, ये R3। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा संयोजन हमने बनाया है उसमें जो सबसे अधिक मात्रा वाला, मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसका वैल्यू सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है? ये 3 ओम वाला। तो 3 ओम से भी अधिक कहते हैं मान का हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखिए ये 3 ओम है और ये क्या है? 6 ओम। ठीक है ना? तो ये क्या है? 3 ओम से भी अधिक। ठीक है ना? इसीलिए जब भी किसी भी मतलब सर्किट में अगर कह दिया जाए मैक्सिमम की कहते हैं रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, जब भी किसी सर्किट में यह कह दिया जाए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस की चर्चा कर दिया जाए, इसका बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस की अगर बच्चा बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा हमेशा बेटा आप क्या केवल और केवल उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़िएगा। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन से ही निकलेगा। ठीक है ना? अगर हमें आर मैक्स की बात कर दिया जाए तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन से ही हमारा काम होने वाला है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे अगर हम कह दें कि हम आर ओम के, मान लीजिए हम यहाँ पर एक लेते हैं डायग्राम, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप।
जैसे अगर बच्चा मैं कह दूं अगला पॉइंट, इसे नोट्स में आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या कहते हैं आपके एग्जाम में छपेंगे। यही से है जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको डायरेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा पूछ लिया जाता है। और मैं अभी आपको क्वेश्चन के तौर पर मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि कैपिटल आर ओम के एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से बच्चा इसका मतलब क्या है कि हमने एक ये प्रतिरोध जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, ऐसे हम कहाँ तक गए हैं, एन टाइम तक। कहाँ तक गए हैं, एन टाइम तक। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा सिरा बी, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये ऐसा कहाँ तक बच्चा गया है, एन टाइम तक। ये आर ओम का एन टाइम तक क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। बच्चा एक चीज ध्यान दो, जैसे अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि अगर मान लो आर ओम के हम दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम आर ओम के दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं, एक आर और एक आर, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा 2R। अगर ऐसे हम 4 जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर 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 और ये भी आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 4R। मतलब कि हम जितने जोड़ते हैं उतना आर आता है। अगर हम एन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एन आर। तो जब भी हम क्या कहते हैं एक ही वैल्यू का अगर हम क्या कहते हैं प्रतिरोध को, एक ही वैल्यू के प्रतिरोध को एन टाइम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन आर मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना, इससे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, अगर हम कहते हैं कि ऐसे सिरों में प्रत्येक मतलब प्रतिरोध, हमने एक चीज आपको कहा कि अगर हम इसको बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर दें तो यहाँ क्या जाएगा, करंट आई जाएगा। अगर करंट आई जाएगा क्या सब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा कि नहीं, सब में करंट का मान क्या होगा, समान होगा। और इनका विभव क्या होगा, हमने कहा था अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है, विभव क्या होता है, अलग अलग। तो इनमें क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बी डैश बराबर ये हो जाएगा बी बटे एन। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी बटे एन। बी डैश का मतलब कि इसका प्रतिरोध मतलब सबका, देखो जब धारा समान है, प्रतिरोध समान है, सबका विभवांतर भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब सब में क्या जाएगा, बी बाई एन। बी यहाँ पर क्या है, बी आपका बच्चा जिस बैटरी से हम जोड़ेंगे उस बैटरी का क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। ए और बी के सिरों का बीच का क्या होगा, विभवांतर। कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चा यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी क्रम पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन किया। आइए दोस्तों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने आपको कहा था कि इस चैप्टर का मतलब हम जो पढ़ाएंगे उसमें थ्योरी बहुत आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है सीपीएमटी, ये आपका आया हो सीपीएमटी में, सीपीएमटी 1984 में, 1984 में सीपीएमटी, जो पहले आपका जो नीट होता है वो पहले सीपीएमटी के नाम से चलता था। तो अगर यहाँ से देखा जाए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में जो हम टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, उनका तुल्य प्रतिरोध आता है, वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ऑप्शन पढ़ते हैं।
इसमें कहा है जुड़े प्रतिरोधों का माध्यमान, जुड़े प्रतिरोधों का माध्यमान के तुल्य, जुड़े प्रतिरोधों के माध्यमान के तुल्य होता है। मतलब कि माध्यमान का मतलब कि हम उनका मीन निकाल लें, जितने प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उनका माध्यमान निकाल लें, उसके बराबर होता है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे निम्न प्रतिरोध से कम होता है, नहीं ये गलत है। सबसे निम्न प्रतिरोध से कम नहीं होता है, बल्कि सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब इसके लिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोधों के मध्य होता है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ये अधिकतम प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिकतम प्रतिरोध के बीच में आने का इसका कोई सवाल ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत। तो बचा ये आपका सही होगा। लेकिन देख लेते हैं, जुड़े प्रतिरोधों के योगफल के बराबर, हाँ सही बात है। हमने अगर R1 और R2 और R3 को क्या कर दिया, जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, बस यही रहता है कि ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। बस यही है कि बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पता होने चाहिए। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन जो आपका CUET NTA करा रहा है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन क्या करेगा, आपके एग्जाम में देगा। अगर आप यही से तैयारी में लग जाएंगे तो आपको किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेक्शन हो जाएगा। आइए हम लोग अगले सवाल पे देखते हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है, इस सवाल में कहा है फाइंड, ये हमारा क्या दिया है, सर्किट दिया है। और इस सर्किट में आपका ये 2 ओम का, R1 2 ओम, R2 3 ओम, और यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज वो कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहा फाइंड, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे बच्चा हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मतलब कि यहाँ पर बैटरी के सिरों के बीच लगा जो प्रतिरोध है वो किसका, तुल्य प्रतिरोध। बच्चा हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम का पहचान क्या होता है। हम शुरू से चले, मतलब बैटरी के सिरे से, या हम जहां चलना प्रारंभ करते हैं वहां से चले, और अंत तक जाने के लिए अगर केवल एक ही रास्ता मिलेगा तो वो हमारा कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। तो अगर यहाँ पर देखें तो R1 की वैल्यू, पहला नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं, R1 आपको कितना है, 2 ओम। तो श्रेणी क्रम में देखिए बच्चा, R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे क्या होगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। और यहाँ से R1 का मान कितना है, 2, और R2 का मान कितना है, 3। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है ना। I फ्रॉम द सेल, मतलब कि सेल से निकलने वाली धारा का मान कितना होगा, सेल से निकलने वाली धारा का मान बच्चा कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम सेल से धारा निकालेंगे तो I = हमेशा क्या होगा, B/R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर सेल का धारा, सेल से निकलने वाली धारा अगर हमें निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे, सेल का विभवांतर जो पोटेंशियल है वो लेंगे, और बटे में क्या लेंगे, टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हमारा उसको। तो अगर बच्चा यहाँ से देखा जाए तो I = B की वैल्यू कितना है, 10, और R E का मान कितना है, 5, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5, 5 × 5, 5 × 10। तो I का मान जो हो गया वो बच्चा क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर। तीसरा हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में अगर बच्चा देखे I in each रजिस्टर, I in each रजिस्टर, तो इसका मतलब कि क्या है कि जितने रजिस्टर लगा है, कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। इनमें प्रत्येक में धारा कितनी होगी, प्रत्येक में धारा कितनी होगी। तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना, और विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम देखें यहाँ से अगर 2 एम्पियर की धारा जा रही थी, इसमें भी क्या होगा, 2 एम्पियर, और इसमें भी क्या होगा, 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, R1 में करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और R2 में भी करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब कि क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, समान धारा प्रोवाइड। थर्ड, चौथा नंबर हम लोग लिखते हैं B in each रजिस्टर, B in each रजिस्टर। अब देखो यार भाई, अगर हम यहाँ का विभवांतर निकाले V1 और यहाँ का निकाले V2, तो देखो आप जानते हो B बराबर क्या होता है, I × R होता है। V1 बराबर निकालेंगे, धारा समान होती है, प्रतिरोध R1 है तो इसका निकालेंगे, धारा का मान 2 और प्रतिरोध का मान कितना है, प्रतिरोध का मान बच्चा यहाँ कितना है, 2, 2 दूना 4 वोल्ट। तो इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध, जिसका इसका विभवांतर है वो कितना होगा, 4 वोल्ट। इसका मतलब V1 का मान कितना होगा, 4 वोल्ट। ये 2 ओम के
प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट। ऐसे अगर हम V2 देखें बच्चा, यहाँ से V2 देखें तो V2 का क्या होगा, I इंटू R2 होगा। I का मान 2 है और R2 का मान कितना, 3, और 3 दूना 6 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया। और वैसे भी अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वो जुड़ता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 4 10, और टोटल बैटरी का जो वोल्टेज वो कितना है, 10 वोल्ट। तो बच्चों ये क्या था, ये हमारा क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर आधारित आपका ये लेक्चर था। ऐसे ही हम और सवाल लेके आएंगे अगले लेक्चर में, हम लोग मिलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ऐसे ही हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन में। और कोशिश करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके, क्योंकि देखिए बोर्ड का आप तो पढ़ ही रहे हो, क्या कहते हैं, तो उसमें सब लोग अपने जगह जगह पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप अभी से इस चीज पे फोकस करोगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन अगर बेल को आपने ऑन नहीं किया है तो इसे ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो ये आप तक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा कि ये जो मैंने पहल शुरू किया है ये सही है या नहीं। प्लीज जरूर कमेंट में आप बताइएगा कि ऐसा हमें आगे करते रहना चाहिए या नहीं। थैंक यू बच्चा।